हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स सेशन में जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, उसको देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजंस दिया है। कर्नाटका एंटी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास विरोधी एक कानून आया है, उसके बारे में एक बात बताएंगे। और आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो विधान परिषदें होती हैं उनसे रिलेटेड तो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करने के लिए एक प्रक्रिया चली, एक प्रस्ताव, एक बिल आया है, उससे रिलेटेड एक बात करेंगे। फिर हम 3 तरह की राइट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड अभी रिसेंट में जनवरी में कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे कि इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के यूज़ को। और राइट टू प्रॉपर्टी, हिमाचल प्रदेश में एक केस आया था तो उससे रिलेटेड एक बात करेंगे। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन से भी रिलेटेड है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम आज देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी साल की शुरुआत में ही एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल जो कानून है उसको रिव्यू किया है, उसकी समीक्षा की है। उस समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डिसीजन है दल बदलने को लेकर और फिर उसके बाद उसको जो मेंबर किसी पार्टी को स्विच कर रहा है तो वो डिसाइड करना जो है स्पीकर का काम होता है, लेकिन स्पीकर खुद एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है। अब चूंकि अगर ये रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता है तो फिर वो उसके फेवर में फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चनेबल है और ये काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही है। इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया है। हालांकि ARC की जो रिपोर्ट थी, ARC की रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस है, उसमें भी ये बात कही है और ये रेकमेंड किया गया था कि ये जो डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यानी लेजिस्लेटिव मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड जो डिसीजन लेगा वो बंदा ये स्पीकर नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ स्टेट या इन केस ऑफ सेंटर स्पीकर ना होकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। तो ARC में ये रेकमेंड किया गया था कि वो सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट कर लें और स्टेट्स में गवर्नर, तो ये एक कहा गया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा है कि एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनना चाहिए जिसमें एक जज होंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से जो डिसीजन होगा वो फेयर होगा, इस तरह से पार्शलिटी नहीं होगी। जैसे कर्नाटका एंटी सुपरस्टिशन एक्ट यानी कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एंड एविल प्रैक्टिसेस एक्ट 2017 को कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नोटिफाई कर दिया है, फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है। अब इसके अगेंस्ट जो भी जाएगा वो 5,000 से 50,000 तक जुर्माने का उसमें प्रावधान है और 1 साल से 7 साल तक के सज़ा का भी प्रावधान है, या दोनों। तो इसमें ये एक बड़ी बात हुई है। इसमें कर्नाटका ने 16 कुछ बड़ी ही अमानवीय जो प्रथाएं थी उनको उन पे बैन लगा दिया है। उनमें से कुछ प्रमुख जैसे कि जलती आग पे चलना या किसी को दुष्ट घोषित कर देना, और आवासीय जो घर हैं, जो रहने रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उन पे कंकड़ पत्थर फेंकना, ये भी एक प्रथा थी, उसको भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो लेडीज़ हैं जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है उनको पूजा घरों में जाने की अनुमति नहीं थी, तो वो बैन कर दिया गया है। और इसके अलावा एक रॉड से अपना एरिया जो माउथ का है उसको पंक्चर करते थे और फिर आर पार करते थे, वो भी एक प्रथा थी, उसको बैन कर दिया गया है। तो ये है। इसके अलावा एक और प्रथा है मदे स्नान। मदे स्नान क्या होता है कि ये भी एक रिचुअल ही था। इसमें जो सो कॉल्ड अपर कास्ट यानी जो तथाकथित जो उच्च जातियां हैं तो उनके द्वारा जो भोजन खाया हुआ होता है उस भोजन पर श्रद्धालु उनका जो जूठन होता है उन पर श्रद्धालु जो है लौटते हुए स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो इससे उनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा जो एक तरह की मान्यता थी उसको पूरी तरह से
उसको पूरी तरह से बैन तो नहीं किया गया, लेकिन उसमें सुधार ये किया गया है, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है और उसमें कहा गया है ये स्वेच्छा से अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसमें भोजन वाला ये जो जूठन वाला पार्ट है इसको अमेंड कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो ये एक तरह की जो अंधविश्वास से रिलेटेड विरोधी एक कानून आया कर्नाटका में, ये उसकी डिटेल थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषद को भंग करने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है, प्रस्ताव पारित किया है, उसको फिर केंद्र सरकार अगर मान्यता दे देती है तो ये भंग हो जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ बता दें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो सभी राज्यों में नहीं होती। वर्तमान में जो पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषदें हैं। आंध्र प्रदेश में इसका नाम जो है शासन मंडली है, शासन मंडली इसको कहते हैं। अलग अलग नामों से, क्षेत्रीय नामों से वो पुकारे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन जो सबका लगभग वही होता है, अपर हाउस होता है। लेकिन हाँ, 6 राज्यों में वर्तमान में ये प्रेजेंट है। इसमें अगर देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना और फिर फाइनली ये आंध्र प्रदेश, जो कि अभी भंग होने के लिए इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसा क्यों हो ही रहा है, इसको भंग क्यों किया जा रहा है। एक्चुअली इसको भंग करने के लिए 2 बार हो चुका है कि एक बार 2 बार इसको भंग किया जा चुका है और फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइज़ किया गया है, लेकिन अभी फिर से एक बार प्रस्ताव आया है। अब जो आंध्र प्रदेश में देखा जाए उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है कि 58 जो काउंसिल में है, 58 जो है इसके मेंबर्स हैं। अब इनमें से 8 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, 8 जो सदस्य हैं वो मनोनीत हैं, नॉमिनेटेड हैं, और 50 जो सदस्य हैं 50 मेंबर्स वो इलेक्टेड हैं। तो जो 50 सिलेक्टेड हैं उसमें से अगर देखें तो जो रूलिंग पार्टी के जो बहुमत वाले हैं वो YSR CP जो पार्टी है उससे 14 विधायक, 14 वो हैं और मेंबर्स हैं, और ऑपोजिशन पार्टी के ये 27 हैं, तो जो कि बहुमत में है यहाँ पर। तो यहाँ काउंसिल में बहुमत में ऑपोजिशन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ें अगर कोई बिल पास करना होता है तो अड़चनें आती हैं, तो उसको लेकर ये एक प्रक्रिया विधानसभा जो है वहाँ की अपना रही है, इस परिषद को भंग कर और फिर अपने जो कार्य हैं उनको अच्छे से करना चाहती। तो ये ऐसा है कि कुछ पहले जो उनकी राजधानी का जो रीजन था यानी कैपिटल रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए एक एक्ट था, उसमें क्या हुआ कि उसमें अमेंडमेंट के लिए एक बिल आया, उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, और उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन का एक बिल आया हुआ है उसको पास करना चाहते हैं। तो इन सब से रिलेटेड क्या हुआ है कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, आंध्र प्रदेश 3 राजधानियां बनाना चाहता है। 3 राजधानियां, जैसे एक एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी राजधानी हो जाएगी, एक विधायी राजधानी हो जाएगी और एक जुडिशरी कैपिटल हो जाएगी, यानी कि न्याय से रिलेटेड यानी न्यायिक राजधानी हो जाएगी। तो जुडिशरी जो है वो कुर्नूल को जुडिशरी कैपिटल बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी राजधानी बनाया जाएगा, और लेजिस्लेटिव कैपिटल जो बनेगा वो अमरावती बनेगा। तो ये इस तरह से इनका प्लान था, लेकिन फिर वो उसके लिए दो बिल लाए गए और जिनको विधानसभा में, आंध्र प्रदेश विधानसभा में पास कर दिया गया। पास करने के बाद वो भेजा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में चूँकि ऑपोजिशन बहुमत में था, इसलिए उसको पारित नहीं होने दिया और इस तरह से समस्या खड़ी हुई। तो यहाँ इसको काउंसिल को भंग करने की एक वो पारित किया गया है, जिसको सेंटर पे भेजा गया है। तो जब भी ये फैसला आ जाता है तो ये भंग हो जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ 5 ही राज्य ऐसे भारत में बचेंगे जिनके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है वो किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक जीवन
को बैलेंस करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। तो जुडिशरी अपने फैसलों से जो पॉलिटिकल स्फेयर है उसको सोशल स्फेयर से बैलेंस करती रहती है। कहीं अगर पॉलिटिकल चीज़ें सोसाइटी को नुकसान कर रही हैं या किसी के अधिकार छीन रही हैं तो उसको वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरव्यून करके डिसीजन देती है। तो उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेस ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट तक सबकी पहुँच होनी चाहिए, सबको इंटरनेट मिलना चाहिए, इसको एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहा है। तो इंटरनेट को ये कहा है कि इंटरनेट डायरेक्टली कोई मौलिक अधिकार नहीं है इंटरनेट का एक्सेस, लेकिन यह है कि वो अन्य मौलिक अधिकारों का माध्यम ज़रूर है। और अगर ये माध्यम है तो ये इंटरनेट एक्सेस सभी तक पहुंचना चाहिए, होना चाहिए सबके पास, यानी कि कहीं भी ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये फैसला क्यों है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी आर्टिकल 370 हट गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रतिबंध अभी भी वहाँ जारी है। तो ये अगर प्रतिबंध वहाँ जारी रहा तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों का जो ये अधिकार है ये छीन रहा है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ये आर्टिकल 19 के तहत आता है। क्योंकि अधिकारों की बात करें तो फंडामेंटल राइट, अब ये बात उठी है तो क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स पे, अब डायरेक्टली इस पे ना क्वेश्चन पूछ के फंडामेंटल राइट्स पे आपको पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हाँ क्विकली मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि छः प्रकार के वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स हैं। और इन छयों में से पहले ओरिजिनली जो हैं मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। तो उन 7 में से एक जो कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब 6 बचे हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो हो सकता है फंडामेंटल राइट से बेसिकली ओरिजिनली उससे क्वेश्चन बन जाए, वहाँ से डायरेक्टली उससे ना बने। तो फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए एक मैंने न्यूमोनिक बनाया हुआ है, FA-RER। तो EFERER, इससे रिलेटेड कितने सारे आर्टिकल्स हैं सभी में, वो भी मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, 54, 24, 21, यानी 54, 24, 21। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगा कि कितने आर्टिकल हैं हर राइट के अंदर। एक तरह के अधिकार जो हैं उन सब में कितने कितने आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। इक्वालिटी का राइट जो है 14 to 18 है। फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23-24 है। 2 राइट्स हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम जो है वो 24 से लेके 28 है। और फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल जो राइट है वो आपका 29, 30 एंड देन रेमेडी 32, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो। अच्छा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, यानी हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाले राइट को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो कि संविधान निर्माता थे। 32 जो आर्टिकल 32 है वो इससे रिलेटेड है। तो इतने सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं और इनसे रिलेटेड इतने आर्टिकल्स हैं। अगर इनको समराइज़ करना हो और एक बार में याद करना हो तो ये आपके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है, FA-RER 54, 24, 21। तो इससे रिलेटेड नंबर्स भी याद हो जाएंगे और ये राइट्स के वो भी याद हो जाएंगे। इसकी मैं पिक अभी आपके सामने स्क्रीन पे दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) के तहत आता था, यानी एक फंडामेंटल राइट था, यानी मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। अब जाकर
44वें संविधान संशोधन में यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जो हुआ था 300A में अब इसको रखा गया है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये आर्टिकल 300A के तहत है। राइट टू प्रॉपर्टी का इशू अभी अचानक से क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो 1967 में हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर एक फैसला सुनाया है और कहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट है। अब ये केस देख लेते हैं। 1967 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक महिला की 4 एकड़ की प्रॉपर्टी सड़क बनाने के निर्माण के लिए अधिग्रहित की, उसको कब्ज़े में ले लिया। उस कब्ज़े में लेने के बाद अब चूँकि महिला एजुकेटेड नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने अधिकारों से वंचित थी, उनको अपने अधिकार उतने नहीं पता थे, कैसे क्लेम करना है, मुआवजे के लिए कैसे क्लेम करना है, अपने जो जिसने ली है प्रॉपर्टी तो नहीं, तो उस पर क्या हुआ कि वो कभी नहीं किया उन्होंने। तो वो 12 एक रूल है एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्ज़ा। इसके तहत क्या है कि अगर कोई जिसका मालिकाना हक है किसी ज़मीन पर, किसी घर पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर, तो अगर वो उसको क्लेम नहीं करता है 12 साल तक, तो वो जिसने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है उसका हक हो जाएगा। तो इस तरह का ये एडवर्स पोजेशन का ये एक जो है हिमाचल प्रदेश ने ये वाले तरीके से ये भूमि अधिग्रहण कर लिया। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपने खुद के सिटीज़न का इस तरह से एडवर्स पोजीशन के ज़रिए अधिग्रहण या कब्ज़ा किसी की ज़मीन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फ़ैसला सुना है। और दूसरा बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ का मुआवजा इनको दिया जाए जो याचिका करता है। तो ये एक था राइट टू प्रॉपर्टी का एक केस था। इस पे भी क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल्स हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी से डील करते थे पहले और अभी किस में हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इनको बदला गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP एक्ट 1971 जो है ये एक गर्भपात से रिलेटेड कानून है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी उसके नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं और कुछ पुराने प्रावधानों को अमेंड किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। उससे पहले हम ओरिजिनल जो MTP एक्ट है 1971 का उसको देखते हैं। उसमें 2 क्राइटेरिया थे। एक तो ग्राउंड्स फॉर अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन के लिए यानी गर्भपात के लिए जो कारण हो सकते हैं वो दिए हुए हैं, और क्राइटेरिया फॉर अबॉर्शन किन आधार पर, क्राइटेरिया फॉर अबॉर्शन किन आधार पर ये अप्रूव किया जाएगा अबॉर्शन। तो ये देखते हैं हम। क्राइटेरिया फॉर अबॉर्शन मतलब कि आपको अगर 12 हफ्तों तक की कोई प्रेगनेंसी है किसी लेडी को, तो उस केस में एक RMP, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी, वो अप्रूव करेगा। और अगर 12 से 20 हफ्तों तक का है तो वो 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी उस केस में। लेकिन अगर 20 हफ्ते से ऊपर का जाता है, 20 हफ्ते से ऊपर तक की प्रेगनेंसी है यानी उससे ज़्यादा की है, तो वो रिस्क फैक्टर है और उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। फिर इसके अलावा अगर माइनर का केस है यानी अल्पायु वाला केस है, तो उसमें रिटन कंसेंट यानी लिखित में कंसेंट जाएगा उसके गार्जियन के द्वारा। और एक और है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर यानी जो गर्भपात निरोधक जो टूल्स होते हैं उसके फेल्योर के कारण अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस केस में ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए क्लॉज है, मतलब ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए अलाउड है, अनमैरिड वुमेन के लिए नहीं था उस समय के कानून के हिसाब से। अभी इसमें ग्राउंड्स अब देखते हैं इसी के आधार पर, इसके ग्राउंड्स, इसके आधार क्या थे, ये क्राइटेरिया था, लेकिन अब इसके किन कारणों से ये अप्रूव किया जाएगा। तो ये था रिस्क इफ़ चाइल्ड हैज़ मेंटल और फिज़िकल अबनॉर्मलिटी। अगर ये रिस्क है कि जो होने वाला बच्चा है उसको मेडिकली या मेंटली फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होगी,
तो उस केस में ये अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ इसको अबॉर्ट किया जाए। एक और है कि अगर जो महिला प्रेग्नेंट है उसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसको अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है या कोई मेंटली या फिज़िकल ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर प्रेगनेंसी की गई, किया गया मतलब डिलीवरी, तो उस केस में अबॉर्शन को अप्रूव किया जाता है। एक और है व्हेन अगर रेप के कारण अगर ये अबॉर्शन होता है, रेप के कारण अगर प्रेगनेंसी होती है तब ये अबॉर्शन अप्रूव किया जाएगा। और एक फाइनली कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, इस केस में कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर का केस होगा तो मैरिड कपल्स के लिए ये अलाउड होगा। तो ये एक 1971 के MTP एक्ट के जो प्रोविजंस थे ये थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी के केस में अभी जो हाल के केस में अगर MTP एक्ट देखा जाए तो क्या बदलाव किए गए हैं वो देख लेते हैं। कि जो ये 12 वीक वाला था ये हटाकर अब 20 हफ्तों तक का कर दिया गया है। एक RMP की ज़रूरत पड़ेगी अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है। चूँकि मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है तो अब ये पॉसिबल है बहुत आसानी से और सेफली इसको अबॉर्ट किया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ें और अमेंड करके इसमें इम्प्रूवमेंट की गई हैं। तो इसलिए अब ये 20 हफ्तों तक का कर दिया गया और जो फाइनल लिमिट है वो 24 हफ्तों तक की बढ़ा दी गई है, यानी 24 वीक्स तक का कर दिया गया है। अब अगर 24 वीक्स का कोई प्रेगनेंसी है 24 वीक्स तक, उस केस में 2 RMP यानी 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूँकि 20 वीक्स तक का 1 RMP की ज़रूरत है, 1 डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन जो अपर जेस्टेशन लिमिट है यानी 20 to 24 वीक्स का अगर जेस्टेशन है यानी प्रेगनेंसी है तो उस केस में 2 RMP की ज़रूरत है, यानी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, 2 डॉक्टर्स चाहिए अप्रूव करने के लिए। लेकिन ये जो अपर लिमिट है 24 वीक्स वाली वो किस कंडीशन में, वो स्पेशल केसेस में अप्लाई होंगी। जैसे कि अगर ये डिफरेंटली एबल्ड का केस है ना, यानी दिव्यांग का केस है तब ये होगा। और या फिर रेप विक्टिम है कोई, उसके केस में होगा, जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनके केस में होगा। और ये माइनर का अगर केस है तो इससे रिलेटेड एटसेट्रा और भी कई सारे क्लॉज हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर है तब ये जाके अपर लिमिट यानी 24 वीक्स के वाले में, लेकिन उसमें भी 2 RMP की ज़रूरत होगी। ये क्राइटेरिया था। इसमें एक और क्लॉज है कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर वाला जो था इसमें मैरिड कपल्स का ही अलाउड था, लेकिन अब क्या है इसको हटा के इस क्लॉज को हटा दिया गया। अब ये मैरिड वाला नहीं है, किसी भी वुमेन अनमैरिड या मैरिड कोई भी हो उसको अगर होता है तो उससे, तो इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव राइट्स से रिलेट किया गया है। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी कि इससे रिलेटेड इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी वुमेन के ये अधिकार की बात है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्ट था और इससे रिलेटेड न्यू अमेंडमेंट्स और चेंजेस जो क्लॉज हैं वो सब हैं। आज के लिए यही रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेकर आएंगे होपफुली। बहुत सारा अभी फरवरी का भी करना है। थैंक यू।